नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बालाजी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इसी के साथ हम अभी तक पढ़ रहे थे जो एनिमल्स की नस्लें पढ़ रहे थे। नस्लों में हमने अभी तक कंप्लीट की है, गाय की नस्लें और भैंस की नस्लें हमारी हो चुकी है। उसके बाद आज हम बात करेंगे भेड़ की नस्लें, शीप के बारे में आज बात करेंगे। भेड़ के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं, राजस्थान हमारा फेमस भी है ऊन के लिए, है ना। तो भेड़ का अगर जनरल हम देखें तो इसका नाम होता है, जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओविस एरिस। इसका नाम होता है ओविस एरिस। बाद में हम इसके क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो वो है 54। और फैमिली जैसे आप सब जानते हैं कौन सी होती है, बोविडी, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। भेड़ की क्या फैमिली है, बोविडी। उसके बाद हम बात करें अगर रजिस्टर्ड नस्लों की, जो हमारे NBAGR करती है संस्था, वो रजिस्टर्ड नस्लें कितनी है इसकी, 44 अब तक हमने पढ़ी है। जो गाय की पढ़ी थी वो पढ़ी थी 50, भैंस की पढ़ी थी 17 और इसकी है 44। तो हम इसकी बात करते हैं। एक आपने टर्म सुनी होगी जो अपने फ्लशिंग अपन ने पढ़ी भी है। तो जो फ्लशिंग टर्म है, जो एक्स्ट्रा आहार दिया जाता है, वो भी इससे ही रिलेटेड होती है, भेड़ से, है ना। फ्लशिंग वैसे तो एक्स्ट्रा आहार देना है गर्भित भेड़ को, लेकिन यह आप ध्यान में रखें, ज़्यादातर जो टर्म यूज किसके लिए होती है, भेड़ के लिए होती है ना। फ्लशिंग, एक्स्ट्रा आहार देना, है ना, पढ़ा हुआ है ना ये आपने। जो अतिरिक्त सांद्रित आहार देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फ्लशिंग, है ना। फ्लशिंग भेड़ से रिलेटेड टर्म है ना। जनरली ये एक्स्ट्रा आहार के लिए है, लेकिन स्पेशली अगर किसके लिए, अपन पशु के लिए बात करें तो भेड़ के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो जो भी ऑनलाइन है। आंसर नहीं आता भाई इसका, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। अच्छा चलो, ऊन उत्पादन में सबसे फर्स्ट स्थान कौन से स्टेट का है, पता है? आंसर कीजिए पता हो तो। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी तो आपको आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है, बीकानेर में। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला आपको मैंने बताया, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। बीकानेर जो कि किस में आता है, राजस्थान में आता है, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद भेड़ को और क्या क्या कहते हैं अपन, है ना, स्पेसिफिक जो संज्ञाएं दी गई है भेड़ को। एक तो भेड़ को बोला जाता है परजीवियों का म्यूजियम। परजीवी का म्यूजियम क्यों बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके शरीर पे और जो है वो कृमि वगैरह परजीवियों का बहुत रहते हैं इसमें, ऊन के अंदर, और तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परजीवियों का म्यूजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ना, परजीवियों का म्यूजियम, क्या बोलते हैं इसको, परजीवियों का म्यूजियम। उसके बाद हमने बात की थी पिछली क्लास में, पहले भी कर चुके हैं इसको, डोली भेड़ के बारे में, है ना। डोली क्या है कि एक क्लोन द्वारा विकसित प्रथम भेड़ है जिसका नाम क्या है, डोली। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, आपको याद हो तो। डोली है वो प्रथम भेड़ है, क्लोन द्वारा विकसित प्रथम भेड़, जो कि इयान विल्मुट ने विकसित की थी। कहाँ पे की थी, किसी को याद है? स्कॉटलैंड, है ना। 1990 कब की थी, सन भी बताया था मैंने आपको, 1996 में, और स्कॉटलैंड में, है ना, स्कॉटलैंड में। जो डोली है वो क्लोन द्वारा विकसित की गई प्रथम भेड़ है, और ये किसने की थी, इयान विल्मुट ने। और कहाँ पे की थी ये पूछे तो स्कॉटलैंड के अंदर, और सन है इसका 1996, और इसकी 2003 में मृत्यु भी हो चुकी है। अगर मृत्यु का पूछते नहीं है वैसे, लेकिन इसकी मृत्यु 2003 में हो चुकी है। ये जो भेड़ है वो, जो इसकी जिस मादा से ये उत्पन्न हुई थी उस मादा का चेहरा काला था, लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि उस पर नहीं है, जैसे क्लोन द्वारा जिस प्रकार के से इसको विकसित किया उसी प्रकार से बनी हुई है ना, अपनी माता के चेहरे की तरह नहीं है, ये नर के उससे हिसाब से बनी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं
ऊन उत्पादन में स्थान, तो स्थान मैंने आपसे अभी पूछा भी था, स्टेट में किसका है प्रथम? राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताइए, याद आया हो तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान माना जाता है ना, ऊन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यही हम अगर बात करते हैं पॉपुलेशन की कि भाई इसकी जो भेड़ है कितनी, मतलब जो संख्या है भेड़ की, उस हिसाब से बात की जाए तो राजस्थान का स्थान आता है चौथा। अगर भेड़ों की संख्या की बात करें हम तो स्थान चौथा आता है, लेकिन जो अगर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इससे जो सबसे ज़्यादा ऊन अपने राजस्थान में प्राप्त होती है तो राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। और भारत का, इंडिया का भी फर्स्ट स्थान है, राजस्थान का भी प्रथम स्थान है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का भी ऊन उत्पादन में पहला स्थान है। और अगर हम बात करें फेट की, तो फेट होती है वो जो अपन पशु नॉर्मली जो पढ़ते हैं, पालतू पशु होते हैं, उनमें सबसे अधिक फेट अगर आपसे पूछ ली जाए, आपको क्वेश्चन दे दे कि कौन सा है पशु है, मतलब भेड़ गाय बकरी जो सब दे दे, उसके बाद ही कौन सा पशु है जिसमें फेट सर्वाधिक पाई जाती है, तो आप जो एवरेज फेट सर्वाधिक है वो किसमें है? भेड़ के अंदर कितनी है? 7.9, जो कि किसमें पाई जाती है? भेड़ में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, भेड़ में सर्वाधिक। अब वो बफेलो में हो सकता है वो किसी नस्ल में है, अलग एक्स्ट्रा है, वो अलग बात है। जो ओवरऑल पूछी जाती है, जो ओवरऑल मतलब भैंस के हिसाब से, गाय के हिसाब से जो जनरल होती है वो पूछी जाती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक होती है वसा किसमें होती है? भेड़ के अंदर। और ये भी याद रखें 7.9% होती है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। एक तो ये तो वैसे आधे लोगों को पता होना चाहिए, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ये बीकानेर में है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, और एक पुअर मेंस मोबाइल बैंक भी बोलते हैं इस भेड़ को, है ना, पुअर मेंस मोबाइल बैंक। मोबाइल बैंक या चलता फिरता बैंक, यानी कि इसकी वर्ष में 2-3 बार जो है 2 बार ऊन कतरी जाती है तो उनको लाभ होता है। इसी हिसाब से इसको क्या बोला जाता है? पुअर मेंस मोबाइल बैंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं भेड़ का वर्गीकरण। जो भेड़ का वर्गीकरण है वो राइट के द्वारा किया गया था 1954 के अंदर, और किसके ऊपर डिपेंड था? ये वातावरण के ऊपर, है ना, वातावरण के ऊपर आधारित इसको किया गया है। वातावरण के आधार पर भेड़ को वर्गीकृत किया गया। ये आपसे पूछ सकते हैं ये किसके आधार पर किया गया है, तो वातावरण के आधार पर। ये किसने किया है ये भी पूछते हैं, तो जो भेड़ का वर्गीकरण है वो राइट के द्वारा किया गया है। बाकी आप देखें जैसे उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, तो कश्मीर से उत्तरांचल तक का क्षेत्र है, आपके लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, है ना। बाकी क्लासिफिकेशन सारा आपको देखना है, लेकिन अपने हिसाब से आपको जो राजस्थान के एग्जाम के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है पश्चिम शुष्क क्षेत्र वाला। तो हम बात करते हैं उत्तरी हिमालयी क्षेत्र। फर्स्ट वाला क्या है? उत्तरी हिमालयी क्षेत्र। ये कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से उत्तरांचल की पहाड़ी तक, है ना, पहाड़ी जो क्षेत्र है उधर का, वहाँ तक माना जाता है ये विस्तार इसका। उसके बाद इसकी नस्लें बात करें हम तो वहाँ पे जो नस्लें पाई जाती है गद्दी भादरवाल, इसी को बोलते हैं ना। नेक्स्ट है आपकी रामपुर ब्रूशायर, और एक पाई जाती है भाकरवाल। और एक नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है वो कौन कौन सा, ये तो आप सब जानते हैं ना। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में राजस्थान आता है, गुजरात आता है, हरियाणा आता है, कुछ पार्ट, है ना। इसकी नस्लें देख लो, चोकला, मगरा, पुगल, बीकानेरी, ये सब इसकी जो नस्लें हैं कौन कौन सी है? चोकला है, मगरा है, पुगल, बीकानेरी, लोही, जैसलमेरी, मारवाड़ी, नाली, ये है शुष्क क्षेत्र वाली, है ना। तो आपको जनरली मोटा मोटा ये याद रखना है क्योंकि अपने क्षेत्र से संबंधित है। तो शुष्क क्षेत्र में कौन कौन सी नस्लें हैं, या फिर बात करते हैं अपने पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, इसके अंदर पूछ ले आपसे तो चोकला, मगरा, पुगल, बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सबके नाम आपके सुने हुए हैं। उसके बाद हम बात करें मालपुरा, सोनाड़ी, अविवस्त्र और अविकालीन, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र की जो सोनाड़ी वगैरह ये सब जैसे इधर उदयपुर, टोंक इस साइड में जो पाई जाती है वो नस्लें आती है अर्ध शुष्क के अंदर। उसके बाद हम बात करें पूर्वी क्षेत्र की, पूर्वी क्षेत्र में बिहार की तरफ जो पाई जाने वाली है वो सब नस्लें आती है। कौन कौन सी है? शाहाबादी, हिसार डेल, छोटा नागपुर। ये आपको मोटे मोटे लेवल पे ध्यान में रखना है बस। बाकी आपसे इतना ये नहीं पूछा जाता है, आपके कोर्स में ये है भी नहीं है ये जो नस्लें हैं वो, लेकिन फिर भी एक आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। मतलब पूरा ओवरऑल भेड़ आप अच्छे से पढ़े तो क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र, विंध्याचल की पहाड़ियों से नीलगिरी तक की पहाड़ियों तक, है ना। ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो
विंध्याचल की पहाड़ियों से नीलगिरी की पहाड़ियों तक माना जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया, ज़्यादा ये आप इन चीज़ों को याद रखें, उसके बाद इन सबको भी पढ़ लेना एक बार, है ना। नस्लें उसकी कौन कौन सी है? नेल्लोर, नीलगिरी, हसन, डेकनी और बेल्लारी। ये तो हो गई पूरी इंडिया लेवल पे बात, है ना, कि भाई इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, वो सब आपको नॉलेज में होना चाहिए। अपने और अर्ध शुष्क की कौन सी है, शुष्क एरिया की कौन सी है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो हमारी महत्वपूर्ण नस्लें हैं ना, जो भी आपके कोर्स में हैं या फिर जो भी राजस्थान के लेवल पे जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो मारवाड़ी नस्ल है उसका क्षेत्र तो आपको नाम से पता चल रहा है, कौन सा क्षेत्र है, उत्पत्ति स्थान है इसका मारवाड़ क्षेत्र, है ना। ये स्पेशली मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र आप सब जानते हैं, पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही, इस साइड में ये नस्ल पाई जाती है। इस नस्ल की विशेषता है कि इसका जो मुंह होता है वो काला होता है, इसका हमेशा मुंह काला होगा। ये जैसे आप देख सकते हैं पिक में भी दिखाई दे रहा है ना, इसका मुंह हमेशा काला होता है। और ये जो चाल है ये फुर्तीली चाल वाली होती है, लंबा सफ़र करने वाली होती है। और मारवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः रेगिस्तानी, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, उपयुक्त है वहाँ के लिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक। तो जो राजस्थान में अगर सर्वाधिक भेड़ों की हम बात करें तो जो मारवाड़ी नस्ल है वही सर्वाधिक पाई जाती है ना। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कौन सी पाई जाती है? यही जो हमने नस्ल पढ़ रहे हैं हम, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ये आप जानते भी होंगे क्या, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी स्पेशल है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ज़्यादा होती है। और एक चीज़ होती है, ये जो है फुर्तीली होती है, लंबा सफ़र तय करने वाली होती है, इसको निष्क्रमण पे भी भेजा जाता है। अब निष्क्रमण तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, निष्क्रमण पे जाती है ना। हाँ, ये निष्क्रमण पे भी जाती है। जो ये मारवाड़ी भेड़ है इसको ये फुर्तीली चाल वाली भी होती है, निष्क्रमण पे भी ले जाया जाता है इसको। निष्क्रमण क्या होता है कि जब घास अवेलेबल नहीं होती, उधर कमी होती है, उस टाइम इनको दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है और फिर जब बारिश हो जाती है तब वापस इनको ले आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो ऊन है वो वर्षा ऋतु के बाद जो ऊन काटी जाती है उसका रंग कौन सा होता है? पीला हो जाता है उसका रंग ना। जो वर्षा ऋतु के बाद अगर इसकी ऊन काटी जाती है उसका रंग कौन सा होता है? पीला। वर्षा ऋतु के बाद काटी जाने वाली ऊन पीले रंग की होती है। मतलब इसका हल्का पीला रंग, ज़्यादा पीला नहीं लेकिन हल्का पीला कह सकते हैं आप। वर्षा ऋतु के बाद काटी जाने वाली जो ऊन है उसका रंग हल्का पीला हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जोरिया। इसको जो यूरोप में है इसी नस्ल की ऊन को क्या बोलते हैं? जोरिया बोला जाता है ना, ये याद रखना आप। इसी नस्ल की जो मारवाड़ी है इस नस्ल की ऊन को अगर यूरोप में क्या बोला जाता है तो जोरिया बोला जाता है। और ये नस्ल है वो सींग रहित होती है, इसके दोनों नर और मादा में दोनों में सींग नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिप्रयोजनी होती है। अब ये त्रिप्रयोजनी कैसे है? मांस के लिए, ऊन के लिए और दूध के लिए, तीनों पर्पज के लिए ये पाली जा सकती है, इसीलिए इसको त्रिप्रयोजनी नस्ल बोला गया है ना। ध्यान में रखें ये आप कि ये जो मारवाड़ी है वो त्रिप्रयोजनी नस्ल है। उसके बाद हम बात करते हैं चोकला की। चोकला का नाम तो आपने अच्छे से सुन भी रखा होगा। चोकला को क्या बोलते हैं? राजस्थान की मेरिनो बोला जाता है इसको, है ना। स्क्रीन अभी भी अटक रही है, आ रही है अंजू? यहाँ तो नहीं अटक रही, तुम्हारे अटक रही है क्या मंजू? हाँ, हम बात कर रहे थे चोकला की। चोकला क्या है? इसका जो क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र है ना। कहाँ पे पाई जाती है? ये शेखावटी क्षेत्र में। उसके बाद हमने बात की मेरिनो, तो इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की मेरिनो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मेरिनो नस्ल है, जो विदेशी नस्ल है, उसकी ऊन बहुत मतलब फाइन क्वालिटी की कह सकते हैं आप, वैसी होती है, बहुत महीन अच्छी वाली ऊन होती है। तो अपने राजस्थान में इसकी चोकला की जो ऊन है वो अच्छी होती है, फाइन क्वालिटी की होती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं अपन? मेरिनो बोलते हैं ना। इसको मेरिनो बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ये एरिया आप ध्यान रखें, शेखावटी क्षेत्र में, जो चूरू झुंझुनू इस साइड का है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें, इसके नाक जो है वो रोमन होती है। रोमन मीन्स जो बीच वाला भाग, ये आप देखें,
इस प्रकार से होता है। यहाँ से ये थोड़ा जो उबार साफ दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से, तो इस प्रकार की नाक को रोमन नाक बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो अन्य नाम है, इसको लोकल लैंग्वेज में कुछ अलग नाम से भी बोला जाता है। तो ये है आप, इसका नाम है छापर। छापर नाम से जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं, छापर बोला जाता है। स्थानीय भाषा में चोकला को छापर बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सींग के बारे में, है ना। तो सींग जैसे मैंने उसमें बताया आपको, मारवाड़ी में वो सींग रहित थी, ये भी सिंह रहित है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है सिंह रहित के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। वो भी सिंह रहित है मारवाड़ी और ये भी सिंह रहित है ना। इसके ऊपर पूछा गया क्वेश्चन भी है, ये पूछ लेते हैं कई बार कि भाई दोनों इसमें सिंह रहित होते हैं, इसके कारण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये भी याद रखें आप, छापर इसका नाम है ना। एक इसको चोकला को राता मुंडा भी बोलते हैं। इसका मुंह है ना थोड़ा लाल लाल कलर का है, तो राता मुंडा भी इसी को बोला जाता है, इसी को राता मुंडा भी बोलते हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसका चेहरा। चेहरा होता है इसका वैसे तो काला भूरा होता है, चेहरे का जो कलर है वो काला भूरा होता है, लेकिन जो 10% इसका मतलब बहुत कम पार्ट वो वाइट होता है ना। जैसे चेहरे का कलर तो इसका पूरा ये भूरा ब्लैक इस तरीके से होगा, है ना, लेकिन हल्का सा 10% कलर आप मान सकते हैं कि इसमें वाइट होगा। इस प्रकार की ये दिखाई देती है। इसमें क्या क्या है, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है चोकला। चोकला इंपॉर्टेंट पेड़ भी है ना, इसको अच्छे से याद करना आप। और उत्तम श्रेणी की ऊन के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, मेरिनो बोला जाता है। मेरिनो तो आप याद रखें अच्छे से, है ना, पूछ लिया जाता है। उसके बाद छापर कहते हैं इसको, छापर का भी आप याद रखें, और राता मुंडा भी कई बार बोल दिया जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके सींगों की, तो ये आप ध्यान में रखें कि इसके नर और मादा दोनों में सींग नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो चेहरा है वो कैसा होता है, काला भूरा होता है, लेकिन 10% है जो वो वाइट चेहरा होता है इसका। इस नस्ल के जो मेमने होते हैं, उनके मेमने क्या होता है कि उनको कम दूध मिलता है ना, जो मेमने होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु दर इसमें अधिक होती है, उनको दूध कम मिल पाता है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो ऊन काटी जाती है जनरली, मतलब ज़्यादातर नस्लों में ऊन 2 बार काटी जाती है। वर्ष में कितनी बार ऊन काटते हैं, 2 बार काटते हैं। किसी किसी में 3 बार भी है, बाकी ज़्यादातर में 2 बार ही काटी जाती है। उसके बाद हम ऊन की बात करें तो ऊन प्रोडक्शन आप याद रखें इसका 1.5 से लेकर 2.5 kg तक होता है। कितना होता है, 1.5 से 2.5 kg, ध्यान में रखना ये। उसके बाद हम बात करते हैं ऊन से उत्तम श्रेणी की, ये कालीन वगैरह ऊन तो आप जानते हैं इसकी अच्छी होती है, उससे कालीन, कंबल, लोई वो सब अच्छी क्वालिटी के बनाए जा सकते हैं। जो सर्वोत्तम कारपेट है इससे बनाई जाती है, जो चोकला है इससे ये सब बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊन अच्छी क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालपुरा की। मालपुरा इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कहाँ पाई जाती है, ये टोंक राजस्थान में, है ना। मालपुरा है वो टोंक राजस्थान में। ये नस्ल स्पेशली मांस के लिए अच्छी होती है ना, ये जो मालपुरा नस्ल है वो मांस के लिए अच्छी होती है। जो इसकी ऊन होती है वो थोड़ी मोटी होती है, क्वालिटी उसकी कम अच्छी होती है, और वो गलीचे वगैरह बनाने के लिए काम में ली जाती है। टोंक राजस्थान आपने ये याद रखा, वैसे आधे लोगों को पता होगा, मालपुरा से टोंक का पता चल जाता है। ये इस प्रकार की दिखाई देती है ना, ये भेड़ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसका जो है अपन मेन चीज़ आप ये याद रखें कि मांस हेतु उपयुक्त नस्ल है ये ना, जो मालपुरा है वो मांस हेतु उपयुक्त है। उसके बाद ये चीज़ भी ध्यान में रखनी, इसकी ऊन मोटी होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं कह सकते वो, इसकी ऊन मोटी होती है और वो गलीचे और नमदे बनाने के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद है इसका जो प्रोडक्शन, ऊन का प्रोडक्शन है वो कितना होता है, 1 से लेके 1.5 kg तक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में आपको 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये तो चलो ध्यान रख ही लेना, बाकी ये मांस के लिए और इसकी ऊन मोटी होती है, तो ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरी ऊन का आप नॉलेज में रख लेना थोड़ा, ऊन जो है इसकी 1 से 1.5 kg होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेरी की, है ना। नेक्स्ट है जैसलमेरी। ये जैसलमेरी नाम से ही पता चल रहा है, इनको तो आप रटने की जरूरत है ही नहीं, कहाँ जैसलमेरी पाई जाएगी। अब जैसलमेरी नाम है तो जैसलमेर, जोधपुर, उधर का जो एरिया है अपने, उसी में ये पाई जाती है, जैसलमेर और जोधपुर। ये पूर्णतः, अगर आपको पूछे पूर्णतः रेगिस्तानी है ना, बहुत मतलब वहाँ पे ये आराम से रह सकती है, और पूर्णतः रेगिस्तानी है वो कौन सी है, जैसलमेरी। उसके बाद हम बात करें वातावरण के प्रति, तो वातावरण के प्रति ये सबसे अधिक अनुकूल मानी जाती है। जो जैसलमेरी है ना, ये वातावरण के प्रति भी सबसे अधिक अनुकूल है, और ये है वो मतलब जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं उनमें भी अच्छे से रह सकती है। ये क्या 3-4 दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकती है। जो ये भेड़ है आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये इधर ये वाली जो भेड़ है 3-4 दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकती है, ये विपरीत परिस्थितियों में क्योंकि आराम से रह सकती है।
और ये आप याद रखें, वातावरण के प्रति भी ये सर्वाधिक अनुकूल होती है ना। इसकी पूंछ की बात करें तो पूंछ लंबी होती है, जैसा कि आपको उसमें दिखाई दे रही है। उसके बाद लंबे कान होते हैं, हष्ट पुष्ट होती है। ये जनरल है ना, इतना ये तो जनरल चीज़ है, आपको थोड़ी नॉलेज में होनी चाहिए। उसके बाद ये चीज़ है कि राजस्थान की भारी व लंबी नस्ल है ना, ये ध्यान में रखना है कि जो ये नस्ल है वो राजस्थान की भारी व लंबी नस्ल है। और ऊन उत्पादन की बात देखें तो ऊन उत्पादन इसका कितना है, 2 से लेके 3 बोल सकते हैं आप, है ना, 2 से 3 kg तक होता है। इसमें आपने क्या क्या देखा, जैसलमेरी के अंदर जैसलमेर जोधपुर आपको नाम याद है, पूर्णतः रेगिस्तानी होती है। उसके बाद ये सर्वाधिक अनुकूल होती है और जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उसमें 3-4 दिन तक आराम से ये बिना पानी पिए भी रह सकती है। और ये भारी व लंबी नस्ल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अविवस्त्र और अविकालीन की। इन दोनों को आपके नाम से जानते होंगे आप। ये कहाँ से विकसित की गई थी, लिखा हुआ है, कहाँ से की गई थी, CSWRI से, है ना, केंद्रीय भेड़ एवं, ये लिखा हुआ है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। क्या नाम होता है इसका, CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये, अविका नगर टोंक, है ना, राजस्थान के अंदर। वहाँ से ये अवी से नाम से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से ये विकसित की गई नस्लें हैं। अब इनका क्या ध्यान रखना है आपको, वहाँ से विकसित की, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। अब इसका जो ये क्रॉस है वो ध्यान में रखना है कि जो अविवस्त्र है आपकी वो रेम्बुलेट नर और चोकला मादा का क्रॉस है ना, ध्यान में रखना है। नर कौन सा है, मादा कौन सी है, जो रेम्बुलेट नर नस्ल है उसका नर है और चोकला मादा है। कई बार आपको यहाँ पे मेरिनो नर दे दिया जाता है ना, तो भी वो सही होता है। जब आपको रेम्बुलेट ना देके मेरिनो नर दिया जाए तो क्यों सही होता है, क्योंकि जो ये रेम्बुलेट नर है ना, रेम्बुलेट जो नस्ल है वो मेरिनो के द्वारा ही विकसित नस्ल है। तो कई बार क्या होता है कि रेम्बुलेट नहीं लिख के और यहाँ पे मेरिनो नर लिखा हुआ मिलेगा, है ना, तो मेरिनो नर भी सही है। अगर मेरिनो नर और चोकला लिखा हुआ वो भी सही है। और अगर जो मेन है वो क्या है, रेम्बुलेट नर। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें तो रेम्बुलेट नर दोनों में सेम है ना, रेम्बुलेट नर तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा आपके। देखते आगे, अविकालीन टोंक, ये आपको पता है ये दिखती ऐसी है ना, जो अविवस्त्र है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। और ये इनका ज़्यादा दिखने का और कुछ ध्यान में तो रखना नहीं आपको, बस कहाँ से विकसित है और किसके द्वारा विकसित की गई है यही ध्यान में रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट इसकी है, ये बस सिर्फ ये मादा मालपुरा हो जाएगी इसमें ना, उसमें रेम्बुलेट नर और चोकला है और इसमें क्या है, रेम्बुलेट नर और मालपुरा मादा। बस आपको ये पीछे का चेंज करना है और ये पता रखना है कि किसमें कौन सा है। अविवस्त्र है उसमें तो चोकला मादा है, उसके बाद अविकालीन है उसमें मालपुरा मादा है ना, इनका बस ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है, दोनों सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं बीकानेरी या पुंगल की, है ना। बीकानेरी या पुंगल, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है बीकानेरी कहाँ पाई जाएगी, वही एरिया बीकानेर साइड का, है ना, बीकानेर राजस्थान, बीकानेर जो राजस्थान के अंदर बीकानेर साइड में है ना, बीकानेर का क्षेत्र है वो राजस्थान में। इसके बाद इसकी विशेषता है ये नाक के दोनों ओर भूरी धारियाँ पाई जाती है, नॉर्मल विशेषता है इसमें, दोनों ओर भूरी धारियाँ पाई जाती है। आप इधर देख भी सकते हैं नाक के दोनों ओर, ये स्पष्ट तो यहाँ आपको तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो ये भूरी भूरी धारियाँ इसके पाई जाती है ना, ये नस्ल है इसकी। अगर आपको ये विशेषता पूछ ले किस नस्ल की है तो बीकानेरी और पुंगल की है ना, इसी को बोलते हैं बीकानेरी को ही। इसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक ऊन, तो हमारे जो राजस्थान में नस्लें पाई जाती है ना, बाकी जो बाहर वाली नस्लें हैं विदेशी नस्लें उसमें तो ऊन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लेवल पे ये जो 2 से 4 किलो है ना, ये सर्वाधिक है। ये किसका है, बीकानेरी का, ठीक है। बीकानेरी में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बीकानेरी का नाम याद रखे आपकी, इसको पुंगल भी बोला जाता है। उसके बाद क्षेत्र आपको वैसे भी पता है, ये एक विशेषता को थोड़ा ध्यान में रख लेना कि नाक के दोनों ओर भूरी धारियाँ पाई जाती है। और सबसे मेन चीज़ ये इसमें ये है कि ये सर्वाधिक ऊन पाई जाती है ना, सर्वाधिक ऊन उत्पादन इससे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनाड़ी की, है ना। तो सोनाड़ी है वो वैसे तो आपके सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन आप सब पढ़ ले ताकि मतलब जैसे आपको नॉलेज होना चाहिए ना। भेड़ की सारी नस्लें पढ़ेंगे हम, जो आपके कोर्स में है मैं बता दूंगी, अभी तक आपके सब कोर्स में थी, एक बीकानेरी भी शायद नहीं है, बाकी ये जो है सोनाड़ी भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे जब आप एग्ज़ाम दो, मतलब आप पढ़ाई करो तो स्पेसिफिक तो आपकी जो दी हुई है नस्लें उन्हीं को पढ़ना है ना, जो आपके सिलेबस में है
उनको पढ़ना, बाकी नॉलेज के हिसाब से आपको सब पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं सोनाड़ी, है ना। तो सोनाड़ी का हम क्या है कि सोनाड़ी कौन से एरिया में पाई जाती है। अब हम एरिया की बात करें, सोनाड़ी है वो उदयपुर और कोटा संभाग में पाई जाती है। कौन कौन से? उदयपुर और कोटा संभाग में। एक इसकी स्पेशल विशेषता की अगर बात करें हम, तो जो इसके कान होते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसके कान कितने लंबे हैं ना, ये ज़मीन को स्पर्श कर रहे हैं। इसके जो कान है वो ज़मीन को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये क्या, इसका नाम स्पेशल रखा गया चरणोत्थर, मतलब नीचे जो स्पर्श करते हैं इसके कान, इसी की वजह से इसका नाम क्या है, चरणोत्थर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चरणोत्थर बोला जाता है। ये ध्यान में रखें। और एक है ये बारी नस्ल है ना, जो सोनाड़ी है ना वो सबसे बारी नस्ल है, ये आप ध्यान में रखें। उदयपुर व कोटा संभाग, सोनाड़ी है वो कौन से संभाग में पाई जाती है? उदयपुर व कोटा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका चेहरा सफ़ेद होता है और कान व गर्दन लंबी, ये नॉर्मल विशेषता है ना। उसके बाद ये स्पेशल है, ये जो पॉइंट है ना अपना, चरणोत्थर, सोनाड़ी होती है उसको चरणोत्थर बोला जाता है। इस पिक को देख के आप माइंड में बिठा ले कि इसके इतने लंबे लंबे, बिल्कुल नीचे इतने सोने इसके कान हैं, नीचे तक लग रहे हैं ना, तो चरणोत्थर है इसका नाम। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिप्रयोजनी, है ना, त्रिप्रयोजनी बोला जाता है, ये मानी जाती है। उसके बाद हम बात करें, मैंने जैसा आपको बताया था, इसके वजन की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक वजन पाया जाता है। तो सोनाड़ी है, इसमें वजन सबसे अधिक पाया जाता है ना। इसमें क्या क्या याद रखना है? उदयपुर कोटा संभाग, उसके बाद ये चरणोत्थर कहते हैं इसको, त्रिप्रयोजनी होती है, और वजन की दृष्टि से आप याद रखें इसका वजन सबसे ज़्यादा होता है सोनाड़ी का। उसके बाद हम बात करते हैं मेरिनो की। ये सबसे स्पेशल नस्ल है ना, ये विदेशी नस्ल है मेरिनो, और ये इसकी जो है ऊन प्रोडक्शन भी इसका बहुत ज़्यादा है, और जो इसकी क्वालिटी है वो भी बहुत सुपर क्वालिटी है, एकदम बहुत महीन ऊन इसकी होती है। वो जो अपने राजस्थान की चोकला का नाम रखा गया है ना, इसी के नाम पे, ये देख सकते हैं आप, है ना। इसकी ऊन देखें आप, कितना ऊन प्रोडक्शन होता है, लगभग इसका 5 से 9 किलो तक ऊन प्रोडक्शन होता है। और आप देखें इसकी विशेषता अगर हम बात करें तो जो इसका नर होता है उसमें ऐसे बड़े बड़े सींग पाए जाते हैं ना, इस प्रकार के घुमावदार नर में सींग पाए जाते हैं, जबकि मादा में नहीं पाए जाते। और इसकी बात करें हम तो ये यहाँ पे है ना, इसके जो गले में है या इसके मुंह के पास में सलवटें पाई जाती है ना, इतनी ज़्यादा ऊन है कि इसमें सलवटें पाई जाती है, ये भी इसकी विशेषता है। इसकी हम बात करते हैं, मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थान है वो हमने देखा क्या है, स्पेन। आप याद रखें, कोर्स में भी है आपके नस्ल, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व की श्रेष्ठ ऊन, आप हम पहले ही हम बात कर चुके हैं, इसकी ऊन जो है वो बहुत श्रेष्ठ ऊन है। इसका अगर आप लंबाई की बात करें रेशे की, तो इसकी लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा इसका रेशा होता है, यानी रेशे की अच्छी मतलब लंबाई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो विश्व की जो लगभग 80% जो ऊन है वो मेरिनो या इसके जो संकर नस्लें हैं उनसे ही प्राप्त की जाती है ना। विश्व की जो कितने परसेंट, लगभग 80%, मेरिनो से इतनी ज़्यादा ऊन प्राप्त होती है। विश्व की लगभग 80% इसकी मतलब मेरिनो और इसकी जो भी संकर नस्लें हैं ना, उन सबसे मिला के होती है, 80% तक ऊन प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने जैसे आपको बताया, नर में कौन से सींग पाए जाते हैं, ये भी इसकी विशेषता है इंपॉर्टेंट। नर में है वो घुमावदार सींग पाए जाते हैं, जबकि मादा में सींग नहीं पाए जाते। हमने सींग रहित किस में पढ़ा था? दोनों सींग रहित से पढ़ चुके हैं अभी, दोनों सींग रहित होते हैं, चोकला और उनमें पढ़ा था ना, हाँ उनमें पढ़ा था दोनों में। और इसमें क्या है, इसका आपको याद रखना है कि घुमावदार सींग, वो इस फोटो को दिमाग में बिठा लें। मेरिनो इस प्रकार की अच्छी सी दिखाई देती है, और इस फोटो को अच्छे से देख लें, ये दिमाग में बैठ जाएगा, तो ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको देख के दिमाग में आ गया हाँ वैसी वैसी थी मेरिनो, और याद आ जाएगा। ये जैसे हमने बात की थी, इसके गर्दन और कंधों पे क्या होती है, झुर्रियाँ और सलवटें पाई जाती है ना, ये सल पाए जाते हैं जो हमने अभी देखे थे पीछे, है ना, इस प्रकार के इसमें सलवटें और सल होते हैं मेरिनो के अंदर। उसके बाद हमने ये बात की थी अभी कि ऊन कितनी होती है, लगभग 5 से 9 किलो तक, है ना, सर्वाधिक ऊन होती है इसकी, कितनी होती है, 5 से 9 किलोग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं कराकुल की। कराकुल है इसका उत्पत्ति स्थान तो मध्य एशिया है या अफगानिस्तान लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी एक ही चीज़ है कि इसको पेल्ट के लिए पाला जाता है ना। अब पेल्ट क्या होता है, पेल्ट के लिए पाला जाता है। पेल्ट क्या होता है, जो इसके मेमने होते हैं ना, ये छोटे, जो कितने, मान लो आपकी लगभग 24 घंटे से 48 घंटे, बर्थ के 24 घंटे से 48 घंटे के बाद के जो मेमने होते हैं उनकी ऊन प्राप्त कर ली जाती है ना, उनको मार के, वो है बिल्कुल घुंघराली ऊन होती है, और उसी को क्या बोला जाता है, पेल्ट बोला जाता है। और उसी पेल्ट से जो है टोपियाँ वगैरह महंगी महंगी वो
बनाई जाती है। तो ये किसके लिए फेमस है कराकुल? सबसे फेमस क्वेश्चन है ना ये कराकुल का, कि कराकुल को किसके लिए पाला जाता है? तो फेल्ट के लिए पाला जाता है। और इसकी मादा भी सींग रहित होती है ना, मादा सींग रहित होती है, नर में सींग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाली। वो जो इम्पोर्टेंट जो भी नस्लें हैं आपकी हो चुकी है, जो आपके कोर्स के हिसाब से है, वो पीछे की जो नस्लें पड़ी थी वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके कोर्स में वही नस्लें हैं, लेकिन आपको इनका भी नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, एक एक दो दो लाइन के हैं ना, तो आपको मोटा मोटा नॉलेज होगा तो अच्छा रहेगा। मान लो कि आप और भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बेड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे आधे आधे, और सारी नस्लें पढ़ेंगे। तो आप देखें नाली, नाली नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पाई जाती है। ये जो घग्गर का क्षेत्र है ना, वहीं पे घग्गर का जो पाठ क्षेत्र कह सकते हैं आप, घग्गर नदी का, ये घग्गर नदी का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे हनुमानगढ़ व गंगानगर में पाई जाती है जो नाली है वो। और इसका क्षेत्र का नाम नाली से आपको पता चल रहा है। बस कुछ नहीं, याद ही रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ लिया हमने और भूल जाओ चाहे तो याद हो जाएगा ना। ये तो नाली इनके नाम से, अगर नाली को आप पता है कि कौन से क्षेत्र को बोलते हैं तो हनुमानगढ़ व गंगानगर में ये होती है, पाई जाती है। और घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। और नॉर्मल एक इसकी विशेषता है कि इसके कान होते हैं वो पत्ती नुमा और बड़े कान होते हैं ना। उसके बाद ये है आपकी नाली है ना, ये वाली नस्ल। उसके बाद एक हिसार डेल होती है, इसका आप क्रॉस थोड़ा ध्यान में रख ले, मेरिनो नर और बीकानेरी मादा। जो मेरिनो नर होता है और बीकानेरी जो मादा होती है उसके क्रॉस से जो डेवलप की गई है वो कौन सी है? हिसार डेल। और भारतीय नस्लों की अगर बात करें तो भारतीय नस्लों में सर्वोत्तम ऊन इसी की मानी जाती है ना, हिसार डेल की। उसके बाद हम बात करते हैं लोही की। तो लोही में कुछ भी नहीं है, बस एक इसकी विशेषता है कि ये लार्जेस्ट है ना। लोही कहाँ पे, इसका उत्पत्ति स्थान तो है पाकिस्तान में है, और ये भारत की सबसे बड़ी नस्ल है। हमने जो भारत में जो भी नस्लें पाई जाती है उनमें सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट जिसको कहते हैं ना, लार्जेस्ट नस्ल ये सबसे बड़ी और सबसे ऊंची में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ऊंची दूसरी नस्ल नेलोर है और ये सबसे बड़ी नस्ल है जिसको लार्जेस्ट और टोलेस्ट, ये लार्जेस्ट है और वो टोलेस्ट है ना। तो ये लोही का थोड़ा ध्यान रखना है, ये क्या है? लार्जेस्ट है। उसके बाद देखिए आप नेलोर। नेलोर ये पहले तो इसका उत्पत्ति कहाँ पे है तो दक्षिण भारत में। और इसकी भी आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है? सबसे ऊंची नस्ल। अब आप देख सकते हैं कौन सी? नेलोर। तो ये जो इसके पाँव आपको ऊंचाई दिखाई दे रही है ना, ऊंचाई ज़्यादा है इसकी, बाकी की कम थी, एवरेज है ना, कि यहाँ से लगा के इतनी ऊंचाई है। तो ये है सबसे ऊंची नस्ल है आपकी, जिसको बोलते हैं टोलेस्ट, है ना। सबसे ऊंची नस्ल या टोलेस्ट बोल सकते हो आप, वो कौन सी है? नेलोर। और ये ध्यान में थोड़ा रखना है कि दक्षिण भारत में पाई जाती है, उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिण भारत माना जाता है। इसके बाद हम बात करें मंगरा की, है ना। मंगरा क्या है कि ये इसका एरिया कौन सा है? नागौर, बीकानेर और जैसलमेर। इसको बीकानेरी चोकला या बीकानेरी चक्री भी बोलते हैं ना। जो मंगरा है ना, इसका क्षेत्र ये बीकानेर क्षेत्र में, और इसको क्या बोलते हैं? जनरल याद रखें आपकी, बीकानेरी चोकला, है ना। बीकानेर में ये अच्छी मानी जाती है, बीकानेरी चोकला और बीकानेरी चक्री इसको बोला जाता है। इसके बाद हम बात करें इसकी विशेषता की, तो क्या विशेषता है? आँखों के चारों ओर इसके हल्के भूरे रंग के घेरे पाए जाते हैं। इसमें आँखों की तरफ, इसमें तो आपको दिखाई दे रही इसकी आँखें, है ना, ये देखो आँखें, हल्का हल्का भूरापन दिखाई दे रहा है ना, ये यूँ ये होता है इसकी। ये एक ही विशेषता है कि इसकी आँखों के चारों ओर भूरापन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकरवाल की। बाकरवाल के बारे में कुछ याद नहीं रखना, एक ही चीज़ है कि आपको अगर लोही के लिए पूछ ले, भाई लोही के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, लोही किससे प्राप्त की जाती है अच्छी, तो बाकरवाल, है ना। अच्छी क्वालिटी की होती है इसकी ऊन, बाकरवाल से लोही प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की दिखाई देती है आपकी बाकरवाल। उसके बाद हम बात करते हैं रेम्बुलेट की। रेम्बुलेट का जो उत्पत्ति स्थान है वो तो है फ्रांस, और इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रांस की मेरिनो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको बताने की भी जरूरत नहीं है क्यों बोलते हैं। दिख रही है ये मेरिनो टाइप से दिख रही है ना, जैसे मेरिनो के इस प्रकार सींग थे, इस प्रकार से वो दिख रही थी, तो ये भी मेरिनो की तरह ही थोड़ी दिखाई देती है, इसलिए इसको फ्रांस की मेरिनो बोला जाता है। यह नस्ल है वो बीकाजी नस्ल है ना। ये हो गई हमारी कंप्लीट नस्लें, सबको आप पढ़ ले अच्छे से।